नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आज आपसे बात करूंगा WTO की, और WTO के ऊपर 3 या 4 वीडियो की सीरीज आने वाली है। कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिससे WTO के ऊपर 1 या 2 सवाल न हो, कई बार ये संख्या और भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों आपको WTO को बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। आज हम WTO के सबसे बेसिक फंडामेंटल से शुरू करेंगे कि WTO का एस्टेब्लिशमेंट शुरू कहां से होता है। WTO के पहले गैट बनता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके राउंड्स क्या हुआ और कैसे गैट अंततः बदल गया WTO में। WTO गैट में फर्क क्या था। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक मटेरियल और वीडियो हम आपको लेके सामने आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर जो WTO के ऊपर है। दोस्तों आपने देखा कि फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच एक इंटरनेशनल क्यूज की स्थिति थी। कई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे। उन प्रॉब्लम्स को जब तक मीट आउट नहीं करते, उससे बाहर नहीं निकलते, समस्याओं को आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। समस्याएं बहुत थी, कुछ समस्याएं बड़ी, कुछ समस्याएं छोटी। मैंने बताया कि 3 तरह की समस्याएं बहुत बड़ी थी। पहला समस्या था रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का, कि जो देश वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व थे, उनका रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कैसे किया जाए। और कहा गया ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1947 में आपने देखा, 44 में देखा, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट 1944 में आपने देखा कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था जिसमें 44 राष्ट्रों के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा हुए थे और जो इन समस्याओं को सॉल्व करना चाहते थे। और पहली जो समस्या थी रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने कहा कि इसके लिए एक हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरी समस्या थी एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी की और इंटरनेशनल लिक्विडिटी के जनरेशन की, और किस तरीके से इंटरेस्ट रेट को हम मैनेज करें, फिक्स करें, स्टेबल करें। इस समस्या के समाधान के लिए जो दूसरी संस्था बनाने की बात हो रही थी, वो संस्था थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। दोस्तों IMF का काम था कि वो एक्सचेंज रेट को स्टेबल करें। तो जो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें दूसरी बड़ी चीज थी IMF को किस तरीके से हम जो है बनाएं, किस तरीके से इसको सेटअप करें। और तीसरा जो समस्या थी कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बेगरर बाय नेबरर की पॉलिसी चल रही थी, मेरे पड़ोसी भिक्षावृत्ति करें, मेरे पड़ोसी भिखारी बन जाए। और उसके लिए हम लोगों ने बड़े पैमाने पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखा था, ट्रेड प्रोटेक्शंस लगा के रखा था। हमने बड़े पैमाने पे टैरिफ लगाए थे, कोटा लगाए थे, ट्रेड के वॉल्यूम को कम कर दिया था। ट्रेड को हम लोग मल्टीलेटरल से बायलेटरल पे लेके आए थे और इससे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग चाहते थे ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में कि ITO बन जाए, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, जो व्यापार प्रतिबंधों को कम करे। आपको बताऊं दोस्तों कि अमेरिका के सीनेट के विरोध के चलते ये जो तीनों संस्थाएं थी, उसमें से सिर्फ IBRD और IMF बना, ITO बन नहीं पाया। इसीलिए IBRD और IMF को हम ब्रेटन वुड ट्विंस कहते हैं। और जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, जो ट्रेड के ऊपर काम करता, ट्रेड के रिस्ट्रिक्शंस में जो भी प्रतिबंध थे, प्रोटेक्शन से उसको कम करता, एक लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आता, एक नियम को बनाता, ट्रांसपेरेंट ट्रेड हो सके, वो नहीं बन सका। लेकिन कहीं ना कहीं सदस्य देशों को, मेंबर्स नेशंस को, या फिर जो एग्रीमेंट में आए थे ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में सदस्य, उनको कहीं ना कहीं एक कमी लग रही थी कि ये संस्था भी बननी चाहिए। यद्यपि 1944 के ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में ये संस्था नहीं बन पाई ITO, लेकिन इस पे काम बंद नहीं हुआ। आपको मैं बताऊं कि 1947 में फिर से एक हवाना चार्टर पारित हुआ, और हवाना जो सम्मेलन है उसमें भी लगभग 23 देशों के सदस्य सम्मिलित हुए। 53 कंट्रीज के सदस्य वहां पे सम्मिलित हुए, और उन्होंने फिर से एक बार ये बात उठाई कि हम लोगों को एक जो है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो ट्रेड को ट्रांसपेरेंट बनाए, ट्रेड पे जो प्रोटेक्शंस हैं, टैरिफ है, कोटा है, उसको बाहर करे, ताकि ट्रेड को स्मूथ किया जाए। ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ, ट्रेड ही विकास का इंजन है। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं, अमेरिका के सीनेट ने फिर से विरोध किया और हवाना चार्टर में भी ITO नहीं बन सका। लेकिन हवाना चार्टर की एक बड़ी जो है कामयाबी आप ये कह सकते हैं कि वहां 57 देशों में से 23 कंट्रीज ने एक गैट के ऊपर सिग्नेचर किया। इस गैट का फुल फॉर्म देखिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ और ट्रेड। हम प्रोटेक्शंस को कम करेंगे, एक ऐसा एग्रीमेंट इन्होंने किया जो टैरिफ और ट्रेड के ऊपर था
ट्रेड के ऊपर जो प्रोटेक्शंस लगे हुए थे, कोटा लगा था, टैरिफ्स लगा था, उसको कम किया जाए और ट्रेड को थोड़ा सा साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और एक लेवल प्लेइंग की बात किया जाए। तो दोस्तों 1947 के हवाला चार्टर की एक जो बड़ी विशेषता सामने आई थी वो जो है गैट का इस्टेब्लिशमेंट था। गैट कोई संस्था नहीं था, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक लीगल अरेंजमेंट था, वैधानिक व्यवस्था था जिसमें सदस्य देश जो इंटरनेशनल ट्रेड पे प्रॉब्लम्स थे उसको सॉर्ट आउट करना चाहते थे। गैट्स बनने के बाद ये कई राउंड्स इसके हुए। गैट्स राउंड्स बहुत महत्वपूर्ण है। जो गैट्स राउंड है वो 1 से लेके 8 तक राउंड हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको हम बोलते हैं गैट्स राउंड्स। आपको मैं यहां क्लियर कर दूं कि गैट्स राउंड्स का मतलब क्या है। गैट्स राउंड्स का मतलब था कि मेंबर नेशन समय समय पे एक स्पेसिफिक जगह पे इकट्ठा होंगे तथा जो व्यापार में प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए प्रयास करेंगे और जो बातचीत के द्वारा मसौदा तैयार होगा उसके ऊपर सदस्य देश सिग्नेचर करेंगे। इसी चीज को हम राउंड्स कहते थे कि जो व्यापार में समस्याएं हैं उसको किस तरीके से मिटिगेट किया जाए, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए। तो इसी सॉर्ट आउट को हम गैट्स राउंड्स के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे और मैंने कहा कि 1 से लेकर 8 राउंड्स हुए। दोस्तों जो गैट था वो कोई इस तरह का पावरफुल संस्था नहीं था, लेकिन एक बात अवश्य थी कि जब गैट्स के राउंड्स होने लगे तो 2 चीजें सामने आई। एक तो ये चीज सामने आई कि सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। गैट का सिग्नेचरी इंडिया था और चाइना था। मैं आपको बता दूं कि 1947 में जब गैट बना तो वहां पे सिग्नेचरी इंडिया और चाइना थे, लेकिन 1949 में चाइना अपनी सदस्यता वापस ले ली थी, सिग्नेचर वापस ले लिया था, लेकिन भारत इसका संस्थापक सदस्य आप बोल सकते हो। गैट का जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, मतलब व्यापार और प्रशुल्क के ऊपर जो सामान्य समझौता था उसके ऊपर भारत शुरू का 23 कंट्रीज थे उसका सिग्नेचरी है, शुरू से इसका एक तरह से आप समझ सकते हो मेंबर है। तो गैट्स राउंड थे कि व्यापार के प्रतिबंध है उसको कम करना है और 1 से लेकर 8 तक हुए। पहला राउंड है जिनेवा राउंड, ये 1947 में हुआ। बहुत ध्यान से इस चीज को देखिएगा, मैं क्यों लिख के रखा हूं, जरा ध्यान से कंसंट्रेशन से सीखिएगा। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि बातों को बड़े अच्छे से सुना जाए। जो व्यक्ति महान होता है वो सुनता ज्यादा है और जो व्यक्ति शिथिल होता है, छिछला होता है, वो बोलता ज्यादा है। इसलिए सुनने की आदत डालिए। अगर आप अच्छा सुनेंगे, अगर अच्छा आत्मसात करेंगे तो बड़े व्यक्ति बनेंगे। अपने ऊर्जा को बचाइए। अपने घर में अपने दोस्तों से बात करते हो, लेकिन एक सीमा तक अपने ऊर्जा को बचाना चाहिए। बोलना चाहिए जब आपको सही समय मिले। तो दोस्तों मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हो, आप लोग देश के बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंचोगे, अपने ऊर्जा को संरक्षित करिए। बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। ये प्रवृत्ति अगर आप में आएगी तो आप कुछ अच्छा करेंगे, आप कुछ बड़ा करेंगे। तो दोस्तों यहां पे मैंने कहा कि 8 राउंड्स हुए हैं। तो पहला राउंड था 1947 का, इसको हम बोलते हैं जिनेवा राउंड, इसका पहला राउंड था। दूसरा राउंड जो है एनेकी फ्रांस में हुआ 1949 में। ये फ्रांस का जगह है एनेकी, देखिए ये जो है फ्रांस में। दूसरा राउंड हुआ 1949 में। तीसरा राउंड हुआ तारकुए ब्रिटेन में, ये देखिए 50-51 में हुआ था, 50-51 में हुआ था। चौथा राउंड हुआ था जिनेवा में 1956 में। फिर देखिए 5वां राउंड हुआ था जिसको डिलर राउंड भी कहते हैं 1960-61 में। फिर देखिए 6 राउंड हुआ था कैनेडी राउंड इसको बोलते हैं, ये भी जेनेवा में हुआ था, ये 64-67 तक चला। टोक्यो राउंड 7वां राउंड था टोक्यो राउंड्स, और ये 73 से लेकर 79 तक चला। और जो लास्ट राउंड था मोस्ट डिस्प्यूटेड राउंड, दैट इज द उरुग्वे राउंड, ये 86 से लेकर 94 तक। इस चीज को मैंने क्यों लिखा है, जरा देखिए 2 चीजें। यहाँ टाइमिंग को जरा देखिएगा। शुरू में जो राउंड्स हैं वो 1-1 साल में खत्म होते हैं, बाद में थोड़ा सा देखिए बढ़ने लगता है 2 साल 3 साल। और ये जरा देखिएगा टोक्यो राउंड जो 7वां राउंड है वो 73 से लेकर 79 6 साल तक चलता है। और जो लास्ट वाला उरुग्वे राउंड है वो 86 से लेकर 94 8 साल तक चलता था। इसका मतलब आने वाले टाइम में जब सिग्नेचरी कंट्रीज बढ़ने लगे तो समस्याएं नहीं आने लगी, और उन समस्याओं को चैलेंज करना, उन समस्याओं को मिटिगेट करना, उसके लिए रास्ता निकालना आसान नहीं था। इसलिए जो गैट्स राउंड्स हैं वो लंबे खिंचते चले गए और ये 1 साल से बढ़ के उरुग्वे राउंड तक आते आते 8 साल में कन्वर्ट हो गए। तो दोस्तों यहां पे जो राउंड्स हुए उसमें 2 तरह की बातें थी। एक तो सदस्य संख्या बढ़ती गई, एक इसकी बड़ी उपलब्धि आप मान सकते हो गैट की, जो कि मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ लीगल अरेंजमेंट था, कोई इस तरह का संस्था नहीं था कि कोई डिसीजन ले ले और उसको इंप्लीमेंट करने की उसके पास पावर हो। तो यहां पे मैंने आपको बहुत क्लियर कर दिया कि जो राउंड्स होते थे उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि तो आप ये बोल सकते हो कि सदस्यों की संख्या बढ़ती रही, और दूसरी जो बड़ी उपलब्धि थी ये कि जो व्यापार के ऊपर प्रशुल्क थे, कोटा थे, उसको हटाने का काम किया। यहां पे मैं आपको 2 चीजें और क्लियर करूं। व्यापार को आप किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हो, 2 बड़े प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक को हम दोस्तों बोलते हैं
टैरिफ और दूसरे को बोलते हैं कोटा। इसको जरा आपको सिखा दूं, कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जो ट्रेड प्रोटेक्शन है, ट्रेड प्रोटेक्शन दोस्तों, जो ट्रेड प्रोटेक्शन है वो दो तरीके से हो रहा था। या तो सदस्य देश टैरिफ लगा रहे थे, टैरिफ का हिंदी होता है प्रशुल्क, या फिर वो लोग कोटा लगा रहे थे, कोटा, और कोटा का हिंदी होता है अभ्यंश। ये दो ऐसे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ट्रेड को कम कर रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, टैरिफ का मतलब दोस्तों एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोथ ड्यूटी होता है। अगर कोई कर हम एक्सपोर्ट के ऊपर या फिर इंपोर्ट के ऊपर लगा दें, तो कोई भी टैक्स अगर आयातों या निर्यातों के ऊपर लगे, निर्यातों के ऊपर, आयातों के ऊपर या फिर निर्यातों के ऊपर लगे, उस कर को हम बोलते हैं टैरिफ। लेकिन अमूमन आप थियोरेटिकल देखोगे, क्वेश्चन गलत लोग करके चले आते हैं। टैरिफ मींस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटी बोथ, बट इन प्रैक्टिकल वी इंपोज ओनली एंड ओनली इंपोर्ट ड्यूटी। अधिकांश आप देश देखोगे सिर्फ आयातों के ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो टैरिफ का मतलब इंपोर्ट ड्यूटी से ज्यादा होता है। बट टेक्निकली आप थ्योरी में जाकर देखोगे तो टैरिफ मींस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक देश अपने एक्सपोर्ट के ऊपर भी टैक्स लगा सकता है, लेकिन देश चूंकि अपने एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, तो कोई भी देश आजकल अपने एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगाता है, बल्कि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। तो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है जब कोई देश बाहर के आने वाली वस्तुओं के ऊपर टैक्स लगा दे, उसको इंपोर्ट ड्यूटी लगा दे, तो दैट इज टैरिफ। टैरिफ का मतलब ये होता है कि जो विदेशी चीजें होती हैं वो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में महंगी हो जाए। लाइक एग्जांपल, मर्सिडीज कार आ रही है भारत में और भारत सरकार ने 100% टैक्स लगा दिया। 1 करोड़ की गाड़ी 2 करोड़ में बिक गई। अब 2 करोड़ की बिकेगी तो लोग टाटा की गाड़ियां खरीदेंगे, मर्सिडीज नहीं खरीदेंगे। अब इससे दो फायदा हुआ, कहीं ना कहीं हमारे जो टाटा है वो प्रोटेक्ट हुआ, हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उस पे कंज्यूमर की चॉइसेस प्रेफरेंसेज आ गई, और दूसरे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ गई, रेवेन्यू। लेकिन जो रेवेन्यू वाला आर्गुमेंट है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि हम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें। तो एक तरीके से आप देखोगे जो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रोटेक्शन में टैरिफ बहुत यूज हो रहा था। 600%, 800%, 1000% टैक्स टैरिफ लगा दे रहे थे, और चीजें आप अनुमान लगाइए कितनी महंगी हो जाएगी। 1 करोड़ की कार 11 करोड़ में बिकेगी अगर आप 1000% टैरिफ लगा दो तो। इसी तरह एक दूसरा तरीका था कोटा। कोटा का मतलब था क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन, हम क्वांटिटी को ही रिस्ट्रिक्ट कर दें। अब यहां पे हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अब क्वांटिटी को दो तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। एक क्या कर सकते हो आप, स्पेसिफिक, या फिर एक कर सकते हो एड वैलोरम। स्पेसिफिक का मतलब है जैसे मान लो मर्सिडीज आ रही है अमेरिका से, तो हम बोल दिए कि सिर्फ हमारा स्पेसिफिक विशिष्ट हम कोटा लगाएंगे और सिर्फ जो है आपकी 50 गाड़ियां ही मंगाएंगे। तो जब हम क्वांटिटी को हम फिक्स कर दें तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कोटा। और एड वैलोरम का मतलब है इन टर्म्स ऑफ प्राइस फिक्स दे कि हम 50 करोड़ में ही गाड़ियां मंगाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं एड वैलोरम। तो दोस्तों टैरिफ और कोटा बहुत लगाए जा रहे थे, जिससे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से चीजें आपके वहां नहीं आ पा रही थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं तरीके से आप जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो प्रोडक्ट है उसे अपने मार्केट में नहीं आना देना चाह रहे थे, और आप चाह रहे थे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोत्साहित हो, वही कंज्यूम हो। लेकिन अगर ये सारे देश इसी नियम पे चलें तो क्या आप बताइए कि काम चलेगा क्या। आपको एक मजेदार कहानी बता रहा हूं। एक बार मैं, बात है 11th की, जब मैं 11th में गोरखपुर से इलाहाबाद चला गया। आप जरा सोचिए, बड़ा मैं जोश वाला था। एक अकेले पापा से लड़के गोरखपुर से मैं 11th में इलाहाबाद चला गया, और मुझे कुछ बड़ा करना था। और जब मैं इलाहाबाद गया तो मेरे पापा के दोस्त ने एक बड़ी मजेदार मुझसे बात बताई। उन्होंने कहा देखो इलाहाबाद तो जा रहे हो, एक काम करना, अपने से अच्छे जो दोस्त होंगे, पढ़ने में आपसे अच्छे होंगे, उनसे दोस्ती करना। जो तुमसे अच्छे होंगे पढ़ने में, उनसे दोस्ती करना। अच्छा ठीक है। मैं इस बात पे विचार किया कि क्या मैं अगर अपने से अच्छे जो लोग हैं पढ़ने में उनसे दोस्ती करूं तो मैं कहां पहुंचूंगा। मैंने कहा पापा के दोस्त से, अगर यही फार्मूला सारे दोस्त अप्लाई कर लें कि मैं अपने से अच्छा से करूंगा, तो चाचा कोई किसी का दोस्त नहीं बनेगा, क्योंकि मुझसे वो दोस्ती क्यों करेगा, वो तो अपने से अच्छा खोजेगा, अपने से अच्छा खोजेगा। दोस्ती में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। दोस्त का मन सच्चा होना चाहिए, आपको प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, आपको रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, लक्ष्य से भटके तो रोकने वाला, बस वही दोस्त है। तो दोस्तों यहां पे अगर सारे लोग इसी नियम को फॉलो करें कि हम टैरिफ और कोटा लगाएंगे, तो दुनिया का कहीं भी एक्सपोर्ट, कहीं भी प्रोडक्ट नहीं होगा और ट्रेड आपका घटने लगेगा। और यही हो भी रहा था फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में। तो जो गैर था उसका बहुत बड़ा काम था कि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है उसको किस तरीके से मिटिगेट किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए, टैरिफ और कोटा को किस तरीके से, और काफी हद तक इसने सफलता पाई भी।
अभी आपने देखा कि राउंड्स हुए और सबसे मैंने कहा कि जो मोस्ट डिस्प्यूटेड राउंड था वो उरुग्वे राउंड था और ये 8 साल तक चला। आपको ये बात जो है समझनी चाहिए कि जो 8 साल तक ये उरुग्वे राउंड चला वो क्यों चला, कैसे चला, या इसके ऊपर भी बात करें। तो जो सबसे डिस्प्यूटेड राउंड था दोस्तों वो था उरुग्वे राउंड। और उरुग्वे जो राउंड था ये 86 टू 94 8 सालों तक चला और इसमें बेसिकली 2 तरह के डिस्प्यूट आ गए। एक जो डिस्प्यूट थे वो थे ट्रेडिशनल प्रॉब्लम, और दूसरे तरह के जो प्रॉब्लम थे वो थे नॉन ट्रेडिशनल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नॉन ट्रेडिशनल, एक परंपरागत इसमें समस्या थी और दूसरा नॉन परंपरागत। जो ट्रेडिशनल इशू थे वो थे टैरिफ से संबंधित, टैरिफ लोग ज्यादा लगा रहे हैं उसको कम करें, कोटा ज्यादा लगा रहे हैं उसको कम करें, लोग डंपिंग कर रहे हैं तो डंपिंग ना करें, ये चीज थी। लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल इशू थे वो बेसिकली थे ट्रिप्स से रिलेटेड और गैट से रिलेटेड, GATS। बहुत ध्यान से समझिएगा, आप यहां से थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं। मैंने कहा कि उरुग्वे राउंड 8 साल तक चला, 8 साल तक चला तो 8 साल में क्या हुआ, 2 तरह की समस्या उरुग्वे राउंड में आ रही थी कि बात ही नहीं बन रही थी, सिग्नेचरी सदस्य इस पे सिग्नेचर ही नहीं करना चाह रहे थे। 2 तरह की समस्या थी, एक तो ट्रेडिशनल परंपरागत जो पहले से आ रहा था गेट में, क्या लोग टैरिफ लगाते हैं कम करें भाई, कोटा लगाते हो ट्रेड नहीं हो पाता कोटा कम करो, डंपिंग करते हो। डंपिंग का मतलब चाइना क्या है, कोई चीज को प्रोडक्ट प्रोड्यूस है 100 रुपए में बनाता है और उसको बेच देता है 70 रुपए में। अब क्या भाई उसका काम है, वो क्या काम है, वो क्या चाहता है कि भारत का भला हो जाए? नहीं, वो चाहता है कि भारत के मार्केट को कैप्चर कर लो। IAS का एग्जाम था मेंस का मेरा, और लाइट कट जाती थी, मेरे पास इन्वर्टर नहीं था, मैं लखनऊ में रहता था, तो मैंने सोचा कि एक जो है एवेरेडी का जो है भारत का बना हुआ एक स्वदेशी कोई जो है एक मैं लेके आऊँ लैंप और इमरजेंसी लाइट और उससे पढ़ाई करता हूँ। तो उसका रेट था 500 रुपये, वहीं चाइना में गया सेम वही 90 रुपये में मिल रहा है। होता क्या है कि कई बार देश अपने प्रोडक्शन कास्ट से कम पे चीज़ों को आपके वहाँ एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जब वो कर देते हैं तो इसका उद्देश्य होता है आपके मार्केट को कैप्चर करना। आपका मार्केट वो कैप्चर कर लेंगे, सारे आपके ब्रांड प्रोड्यूसर बाहर हो जाएंगे, फिर उनकी मोनोपोली हो जाएगी और जितना चाहेंगे उतना आपको एक्सप्लॉइट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिशनल इश्यू चल रहे थे कि टैरिफ कोटा डंपिंग, मतलब जो उरुग्वे राउंड चल रहा था उसमें LDCs बोल रहे थे, DCs बोल रहे थे एक तरफ से कि टैरिफ कम करो भाई, कोटा कम करो कि हमारे प्रोडक्ट तुम्हारे इकोनॉमी में पहुंच जाए, चीजें बिक जाए। लेकिन जो दिक्कत आई थी वो नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज की वजह से आई थी। उन्होंने कहा कि डेवलप्ड कंट्री ने कहा कि सबसे ज्यादा जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज है। ट्रेडिशनल इश्यूज के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज के ऊपर भी बात करिए। ट्रेड को हार्म्स कौन कर रहा है? टैरिफ, कोटा। डेवलप्ड कंट्रीज का मानना था नहीं, इससे भी ज्यादा हार्म्स हो रहा है। कैसे? बौद्धिक संपदा के चोरी से, ट्रिप्स से, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बुद्धिमत्ता की चोरी हो रही है। डेवलप्ड कंट्रीज ने जब ये बात करी उरुग्वे राउंड में कि बुद्धि की चोरी हो रही है, पूरे देश में हमारी बुद्धि की चोरी किया जा रहा था, लोगों के पल्ले नहीं पड़ रही थी बुद्धि की चोरी। आज तक तो यही पढ़ते आए हैं भाई कि बुद्धि की चोरी नहीं होती है। हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि विद्या एक ऐसी चीज है जिसे भाई जो है ले नहीं सकता, बांट नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता। तो बुद्धि की चोरी कैसे हो गई? लेकिन यहां पे आ गई थी नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज के रूप में सबसे बड़ी बात कि बुद्धि की चोरी हो रही है, और जब तक बुद्धि की चोरी नहीं रुकेगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक हम लोग साइन नहीं करेंगे। ये क्या था भाई? अमेरिका ने साफ साफ कहा कि मैं सर पैरासीटामॉल बनाता हूं। पैरासीटामॉल हम बनाते हैं और भेजते हैं किसी कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड के किसी कंट्रीज में भेजते हैं, चाइना में भेजते हैं, और चाइना अपने मरीजों को वो दवा देने से पहले उसके ऊपर रिसर्च करता है और उसी इंग्रेडिएंट से पैरासीटामॉल बनाता है। हमारी पैरासीटामॉल 10 रुपए की, उसकी पैरासीटामॉल 2 रुपए की, उल्टा हमारे ही देश में भेज देता है, एक्सपोर्ट कर देता है। मतलब कहीं भी जो हमारा पेटेंट है उसका संरक्षण नहीं हो रहा है। पेटेंट एक रीजनल लेवल पे है, अमेरिका में प्रोटेक्ट है उसकी दवाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेकिन जो ही वो अपने बॉर्डर को क्रॉस करता है वो पेटेंट लागू नहीं होता है। वहां पे लागू होता है सिर्फ प्रोसेस पेटेंट, और प्रोसेस पेटेंट का सहारा लेके दूसरे प्रोसेस से उसी प्रोडक्ट को बना के हमारे इकोनॉमी में भेज देते हैं। 10 रुपए के टैबलेट हमारे ही मरीज पैरासीटामॉल खा रहे हैं 2 रुपए वाली। तो दोस्तों हम कैसे इंसेंटिव मिलेगा कि हम ज्यादा काम करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें? सब कुछ चोरी हो रहा है। आप देखते हैं ना, कई बार क्या होता है, फॉरेन्स की कोई धुन होती है, कोई मूवी होती है, और उसको चुरा के आपने देखा कि कोई कॉपीराइट का हनन कर दिया। आपने देखा कि कई ऐसी मूवी है हॉलीवुड की जिसमें चोरी कर ली गई दूसरे देशों के द्वारा। कई बार आपने देखा कि एक मूवी बनी और उसी मूवी की
कॉपी कर ली गई किसी दूसरे मूवी के द्वारा और बवाल मच गया। तो दोस्तों यहां पे यही चीज है, बुद्धिमत्ता की चोरी जब तक नहीं रुकेगी, ट्रेड में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। सारे देश लड़ने लगे, झगड़ने लगे, बैठक 8 साल तक ये राउंड चलता रहा। जब कोई रास्ता नहीं निकला तो अंत में गैट का जो महानिदेशक था, बड़ा होशियार था, बड़ा ही चतुर था, उसका नाम था आर्थर डंकल। डंकल ने एक मसविदा तैयार किया जिसका नाम था डंकल ड्राफ्ट, और डंकल ड्राफ्ट बना हुआ था ऑल आर नन थ्योरी पे। ऑल आर नन थ्योरी बेसिकली ये पैकेज डील था। पैकेज डील क्या होता है आपको पता है? पैकेज डील क्या होता है? पैकेज डील ये होता है कि मैं जाऊंगा टूरिज्म के ऊपर, मुझे जाना है, मैं टूरिस्ट हूं और मुझे जाना है यूरोप घूमने, और यूरोप में मुझे 6 दिन रहना है और 7 रातें रहनी है, और मुझे 1,50,000 रुपए पे करना है। लेकिन मैं बोलूंगा भाई मुझे 3 दिन और 4 रात रहना है और मुझे तुम 80,000 में दे दो, तो वो नहीं करेगा। पैकेज डील का मतलब या तो पूरा एक्सेप्ट करो या फिर कुछ भी एक्सपेक्ट ना करो, ऑल आर नन थ्योरी। बेसिकली डंकल ने क्या किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसका नाम था डंकल ड्राफ्ट, जो ऑल आर नन थ्योरी के ऊपर एक पैकेज डील थी। या तो सभी सदस्य देश इसे एक्सेप्ट करें या फिर इसको इनकार कर दें। बहुत माथापच्ची के बाद सदस्य देशों ने इसके ऊपर साइन किया था। बहुत से ऐसे एलडीसी जो कह रहे थे कि हमारे इससे शोषण हो सकता है, फिर भी एक बड़े पैमाने के ट्रेड से बाहर वो निकल सकते थे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ट्रेड पार्टनर वो नहीं रहते। अंततः देशों ने साइन कर दिया और डंकल ड्राफ्ट के ऊपर 1994 में साइन हुआ, और साथ ही साथ उसमें एक मुरक्कश डिक्लेरेशन भी हुआ था 1944 में, 1994 में। और इसमें यह भी तय किया गया था कि 104 देशों के द्वारा कि 1 जनवरी 1995 से WTO आ जाएगा। तो कुल मिलाजुला के मोरक्को जो है डिक्लेरेशन के द्वारा भारत रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में WTO आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 के पहले WTO नहीं था। 1 जनवरी 1995 के बाद मोरक्को डिक्लेरेशन के द्वारा WTO आता है। WTO के पहले गैट था। एक प्रश्न है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि क्या WTO गैट का विस्तार है या फिर WTO ने गैट को रिप्लेस कर दिया है? सही उत्तर है WTO ने गैट को रिप्लेस कर दिया है। एक तरीके से आप देखिएगा कि गैट का WTO विस्तार नहीं है। एक्चुअली गैट कोई इंस्टीट्यूशन था ही नहीं। गैट सिर्फ और सिर्फ एक लीगल व्यवस्था थी, लीगल अरेंजमेंट था जो कहता था कि हम लोग मिलेंगे, जुलेंगे, बैठेंगे और आपसी समझ से कोई समझौते पे आएंगे, साइन करेंगे। लेकिन उसके पास कोई पावरफुल एजेंसी नहीं थी कि नियमों को लागू कर दे, इंप्लीमेंट करा दे। उसके पास कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी नहीं था, कुछ इस तरह की चीजों को निपटारा नहीं कर सकता था। WTO दूसरी तरफ से एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है कि जो ऑटोनॉमस है। मैं आपको बहुत क्लियर कट कर दूं, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। IBRD, IMF दोनों ही यूएनओ की एजेंसी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ही यूएनओ की एजेंसी है। वो स्वतंत्र ऑटोनॉमस नहीं है। वहीं पर WTO एक ऑटोनॉमस एजेंसी है, वो यूएनओ का सदस्य नहीं है, उसका मेंबर नहीं है, उसका अभिकरण नहीं है, उसका एजेंसी नहीं है। तो दोस्तों WTO एक पावरफुल जो है संस्था के रूप में आया। उसके पास डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी थी, वो चीजों को देख सकता था, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो सकता था, सदस्य देशों के मंत्री बैठ सकते थे, डिसीजन ले सकते, साथ ही साथ ये रिव्यू कर सकता था किसी भी देश के मॉनेटरी, किसी भी देश के ट्रेड पॉलिसी को कि किस तरह की कोई देश ट्रेड पॉलिसी बना रहा है। तो WTO एक जो है संस्था था, इंस्टीट्यूशन था, जबकि गैट कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं था। इसलिए आप कहोगे कि एक्चुअली WTO ने गैट को रिप्लेस कर दिया है, ये उसका एक विस्तार नहीं है। तो दोस्तों यहां जो है WTO बना, और WTO का जो प्रमुख काम था वो था एक सेम लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, सदस्य देशों को एक समान खेल का नियम बनाना, एक इस तरह के नियमों पे चलाना जो ट्रेड के नियम सबके लिए बराबर हो। ऐसा नहीं होगा कि विराट कोहली 2 बार में आउट माने जाएंगे और वहीं पे जो है रोहित शर्मा 1 बार में ही आउट मान लिए जाएंगे। एक ही बार में दोनों को आउट होना पड़ेगा। मतलब यह हुआ कि ट्रेड के नियम सबके लिए एक होंगे। यहां पे 2 नियम नहीं चलेगा। अमेरिका के लिए रूल वही होगा जो इंडिया के लिए होगा। तो एक सेम लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना था। बाइलेटरल ट्रेड की जगह पे मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रोत्साहित करना था। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो रिस्ट्रिक्शंस है ट्रेड के ऊपर उसको हटाना था। देशों को प्रोत्साहित करना था कि वो इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट बने, मल्टीलेटरल ट्रेड का पार्ट बने। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था कि WTO अस्तित्व में जब आया 1995 में, उसकी पहले इसकी लंबी भूमिका थी जो शुरू होती है ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में, जो ITO बनना था, और ITO की जगह पे बना गैट, और गैट के राउंड चलते 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 अंत में आके WTO बनता है। दोस्तों ये रहा हमारा जो है कहानी WTO बनने तक। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं बात करूंगा व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ WTO के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, WTO के सामने डिस्प्यूट्स क्या है, उसके कॉन्फ्रेंसेज क्या है, जिसके ऊपर 2 वीडियो और आएगी। ये उसका पहला वीडियो था। लेकिन मैं ये जरूर कह दूंगा आपको कि आप लोग पूरे मन से, पूरे अपने मन से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। कभी भी कोई बिना मन से, बिना सच्चा इरादा के, बिना फोकस हुए
कभी बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर ही नहीं सकता, छोटा लक्ष्य भी नहीं प्राप्त कर सकता, बड़ा लक्ष्य तो दूर है। इसलिए दोस्तों अपनी हिम्मत को पहचानिए, अपनी मेहनत को पहचानिए, अपने ऊपर विश्वास करिए। सबसे बड़ी बात तो है अपने ऊपर विश्वास करिए। मुझे बहुत अच्छे से याद था कि जब मैं इलाहाबाद में पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो हम लोगों का जो फ्रेंड सर्किल है, जो मिडिल वर्ग से उठ के सामने आते हैं, हम लोग ये सोचते हैं ना कि एक छोटी सी नौकरी मिल जाती तो कितना मजा आता। तुम्हारे में कैलिबर है कूट कूट के कि तुम आईएएस बन जाओ, तुम्हारे में कैलिबर है कूट कूट के कि तुम पीसीएस टॉप कर जाओ, और तुम सोचोगे प्राइमरी टीचर क्यों नहीं बन जाते हैं, तुम सोचोगे कि कैसे हम छोटी सी छोटी एक कलर की नौकरी क्यों नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है हमारे इंडियंस में कि हम लोग जो है उसी हनुमान जी का अनुसरण करते हैं जिनको अपनी शक्ति भूल जाया करती थी। हम लोग भी वैसे ही हैं, हम लोग भी अपनी शक्ति को भुला देते हैं। हम लोगों में उतनी पावर है कि अगर सोच लें तो रात और दिन एक कर सकते हैं। हम लोग सोच लें तो 10 दिन में अपने माइंड को बदल सकते हैं। हम लोग सोच लें तो किसी भी किताब को 5 से 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, नोट्स का ढेर लगा सकते हैं। लेकिन हम नहीं सोचते, हम नहीं करते। यही सबसे बड़ी कायरता है, यही सबसे बड़ी दुर्बलता है। आगे बढ़िए, उठिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। बिना कुछ किए कुछ नहीं होता है। हाथ पे हाथ रख के बैठने वाले, घर में सिर्फ सोने वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप करना शुरू कर दें, चलना शुरू कर दें, ढूंढना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, अपनी क्षमताओं का प्रयोग शुरू कर दें, दुनिया में कोई पावर नहीं है जो आपको रोक सके, आपके मंजिल तक जाने तक रोक सके। तो चलिए, उठिए, जगिए और तब तक चलिए जब तक कि आपका लक्ष्य मिल नहीं जाता। आइए कुछ अच्छा करते हैं, आइए कुछ बड़ा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।